हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 8 रुचिरा भाग 3 के पाठ 3 का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसका मतलब होता है नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखो। आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। इसका मतलब होता है कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो इसका उत्तर है संपूर्ण विश्व, मतलब पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। ठीक है, अब ख में देखिए केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। इसका मतलब होता है किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है। तो इसका उत्तर है काल परिवर्तनेन, मतलब समय बदलने से, अर्थात समय बदलने के साथ। ठीक है, समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है। ठीक, आया समझ में। अब ग में देखिए आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। इसका मतलब होता है बाजार में वस्तुएं खरीदते समय किनकी अनिवार्यता नहीं होगी। मतलब कि बाजार में वस्तुएं खरीदते समय किनकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर है रूप्यकाणाम। रूप्यकाणाम का मतलब होता है रुपयों की। बाजार में वस्तुएं खरीदते समय रुपयों की अनिवार्यता नहीं होगी। ठीक है, अब घ में देखिए कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। इसका मतलब होता है किस उद्योग में पेड़ों का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर है कर्गदोद्योगे, मतलब कागज के उद्योग में। कागज के उद्योग में पेड़ों का उपयोग होता है। ठीक, आया समझ में। अब अंग में देखिए अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। इसका मतलब होता है आज सभी कार्य किससे साधित होते हैं। तो इसका उत्तर है संगणक यंत्रेण, मतलब कंप्यूटर यंत्र से। आज सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से साधित होते हैं। ठीक, आया समझ में आप सभी को। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसका मतलब होता है नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। क में हमें दिया गया है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। इसका मतलब होता है प्राचीन काल में, अर्थात पुराने समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो इसका उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, मतलब प्राचीन काल में अर्थात पुराने समय में विद्या सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। मतलब कि गुरु बोलते थे और शिष्य सुनकर विद्या को ग्रहण करते थे। ठीक, आया समझ में। अब ख में देखिए वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। मतलब पेड़ों की कटाई में कैसे कमी होगी। तो इसका उत्तर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। मतलब कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई में कमी होगी। ठीक है, अब ग में देखिए चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। मतलब अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज महसूस नहीं होती है। तो इसका उत्तर है चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। मतलब कि अस्पताल में रुपयों की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती है। ठीक है, अब घ में देखिए वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। मतलब हम किस दिशा में
आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर है वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। मतलब हम डिजिटल भारत अर्थात डिजिटल इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब अंग में देखिए, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। मतलब जेब में किनकी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका उत्तर है वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। मतलब जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में आप सभी को प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसका मतलब होता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन की गई है, ठीक है, हमें उसका प्रश्न निर्माण करना है, हमें उसका प्रश्न बनाना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रश्न निर्माण करते समय हमेशा एक बात बताई है कि संस्कृत में जब भी प्रश्न निर्माण करते हैं तब हम किम सर्वनाम शब्द के शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये शब्द रूप तीनों लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है, और कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न निर्माण में करते हैं। ठीक, आया समझ में। अब देखो क में देखिए, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। इसका मतलब होता है भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। अंडरलाइन लेखनम पर की गई है। लेखनम नपुंसकलिंग है और प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि नपुंसकलिंग की प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है। ठीक है, तो लेखनम कौन सी विभक्ति है? प्रथमा द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, किम नपुंसकलिंग की प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन देखेंगे। किम नपुंसकलिंग शब्द रूप की प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा किम। किम का मतलब होता है क्या, तो हम यहाँ पर लिखेंगे किम। किम का मतलब होता है क्या। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, मतलब भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ। हम लोगों ने प्रश्न निर्माण किया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ठीक, आया समझ में। अब ख में देखिए, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। इसका मतलब होता है लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। अंडरलाइन कर्गदस्य पर की गई है। कर्गदस्य पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, हम किम पुल्लिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन देखेंगे। किम पुल्लिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा कस्य। कस्य का मतलब होता है किसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्य। ठीक है, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। मतलब लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। ठीक, आया समझ में। अब ग में देखिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। इसका मतलब होता है विश्राम घरों में कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए। अंडरलाइन विश्राम गृहेषु पर की गई है, तो हमारा प्रश्न बनेगा कहाँ कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, जब कभी स्थान के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तब हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। कुत्र एक अव्यय है, इसका मतलब होता है कहाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुत्र। कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, मतलब कहाँ कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए। हम लोगों ने प्रश्न बनाया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ठीक है, अब घ में देखिए, सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। इसका मतलब होता है सभी पत्र मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित होते हैं। अंडरलाइन चल दूरभाष यंत्रे पर की गई है। ये नपुंसकलिंग है और सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, हम किम नपुंसकलिंग शब्द रूप की
सप्तमी विभक्ति एक वचन देखेंगे। ठीक है, किम नपुंसकलिंग शब्द रूप की सप्तमी विभक्ति एक वचन कस्मिन होता है। ठीक है, कस्मिन का मतलब होता है किसमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्मिन। ठीक है, सर्वाणी पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। इसका मतलब होता है सभी पत्र किसमें सुरक्षित होते हैं। हम कस्मिन की जगह कुत्र भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था जब कभी भी स्थान के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तब हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। सर्वाणी पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति, मतलब सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं। ठीक है, हम कस्मिन भी लिख सकते हैं और कुत्र भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक, आया समझ में। अब अंग में देखिए, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। इसका मतलब होता है हम उपचार के लिए मतलब इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। अंडरलाइन उपचारार्थम पर की गई है। यहाँ पर अर्थम प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है के लिए। ठीक है, जब कभी अर्थम प्रत्यय किसी शब्द में लगा हो और हमें उसका प्रश्न निर्माण करना हो, मतलब हमें उसका प्रश्न बनाना हो, तब हम किमर्थम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है किस लिए या फिर किसके लिए। ठीक है, तो हम उपचारार्थम की जगह क्या लिखेंगे, किमर्थम। ठीक है, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। इसका मतलब होता है हम किस लिए अस्पताल जाते हैं। ठीक, आया समझ में। प्रश्न नंबर 3 कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है उदाहरणम नुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। इसका मतलब होता है उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मिलान करो। ठीक है, हमें ये उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के अनुसार हमें विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। ठीक, आया समझ में। अब सबसे पहले समझ लो कि विशेषण और विशेष्य होता क्या है। विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती हो उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। ठीक, आया समझ में। अब देखो हमें एक उदाहरण दिया गया है, यथा दिया गया है संपूर्ण। संपूर्ण हमारा विशेषण है और इसका विशेष्य है भारते। ठीक है, संपूर्ण भारत में। ठीक है, अब क में देखिए मौखिकम। मौखिकम का विशेष्य क्या होगा, ज्ञानम। ठीक है, मौखिकम ज्ञानम मतलब मौखिक ज्ञान। ठीक, अब ख में देखिए मनोगताः भावाः। ठीक है, मनोगताः भावाः मतलब कि मन में छुपे हुए भाव। ठीक है, अब ग में देखिए टंकिता। टंकिता का विशेष्य होगा सामग्री। ठीक है, टंकिता सामग्री मतलब कि टाइप की हुई सामग्री। अब घ में देखिए महान। महान का विशेष्य होगा उपकारः। ठीक है, महान उपकारः मतलब महान उपकार। अब लास्ट में देखिए मुद्रा विहीनः। इसका विशेष्य होगा विनिमयः। ठीक है, मुद्रा विहीनः विनिमयः मतलब कि मुद्रा विहीन विनिमय। ठीक, आया समझ में। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या करना था, इस उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य को मिलाना था, विशेषण और विशेष्य की जोड़ी बनानी थी। ठीक है, यदि आप लोगों को मैंने अब तक जितना पढ़ा दिया है समझ में आ गया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बचे हुए इन 3 प्रश्नों को मेरे अगले वीडियो में बताऊँगी। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को ही मिलेगा। इसलिए मेरे वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।
थैंक यू।